हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 29 में और आज का टॉपिक है आयोग व परिषदें। आयोग व परिषदें। सो कंटिन्यू करते हैं हम गाइस। आगे बढ़ने से पहले आपसे बोल दें कि जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर्स छूट गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय अर्थव्यवस्था से, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ कहाँ हुआ? तो संसदीय कानून द्वारा हुआ, इनके द्वारा हुआ। संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? तो 4। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो इसका उत्तर है 6। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। 9th नंबर है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है तो संवैधानिक प्रावधान द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 में हुई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो वीपी सिंह। 15th नंबर है अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तो राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटें। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो संघीय मंत्रिमंडल के। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ? तो वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? तो यह अशोक चंदा का विचार है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो योजना आयोग की। पूर्ववर्ती योजना आयोग की आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो अशोक चंदा ने बताया था। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ? तो योजना सलाहकार बोर्ड। पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? तो अशोक चंद्रा ने कहा था। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ टिक लगा दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है। और संविधान का अंग कौन कौन है? तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, यह संविधान के अंग हैं। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। और संवैधानिक निकाय क्या क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? तो उपर्युक्त सभी, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग।
योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 2015 ईस्वी में हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है। और सही क्या क्या है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। गाइस, अब हम आ गए हैं 42 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, स्टडी करते समय पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान रहे और इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान न रहे। ओके स्टूडेंट्स, 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 43 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होते हैं? राज्यों के राज्यपाल। और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग क्या है गाइस? पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय। 50 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो वित्त आयोग। गाइस, ध्यान से स्टडी करते रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। 56 नंबर है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है तो वित्त आयोग द्वारा। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। 58 नंबर है, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त आयोग के पास है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी है तो वित्त मंत्री। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है किससे? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। संघ और राज्यों में मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? तो वित्त आयोग की। कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा करता है? तो इसका भी उत्तर होगा वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। और वित्त आयोग का कार्य क्या क्या है? तो आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान, यह वित्त आयोग के कार्य हैं।
राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है राज्यों को वित्तीय आवंटन। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो 4 सदस्यों की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? तो A.K. चंद्रा के द्वारा। 70 नंबर है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो K.C. नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो N.K. सिन्हा। अभी आपको देखना होगा कि अभी प्रेजेंट में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी कोई और होगा। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। 74 नंबर है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग देता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। गाइस स्नैपशॉट लीजिएगा और वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए टिक लगा दिया है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, क्या सेवा नहीं है अखिल भारतीय सेवा? तो भारतीय राजस्व सेवा। जबकि अखिल भारतीय सेवा है क्या क्या? भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1954 में हुई। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो लॉर्ड लिटिन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कब कर सकता है? तो संसद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो चीन है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? तो भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। गाइस अब हम आ गए 100 नंबर पर, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा आप। 101 नंबर है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1926 में। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है? तो तटस्थता एवं निष्पक्षता। गाइस स्नैपशॉट लीजिएगा इसका। 112 नंबर का। 113 नंबर है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं।
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए हैं सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 की गई है? तो 41वें संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के तौर पर कौन पद मुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा 126 नंबर का, 127 नंबर का भी स्नैपशॉट लीजिएगा। 128वां नंबर है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो संथानम समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद की सृजन की संस्तुति की? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1956 में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1961 में किया गया। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो योजना आयोग को। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1964 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया वर्ष 1992 में, 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1955 में। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन समय से मिले और आप नॉलेज को कंज्यूम करें और आगे बढ़ें। गाइस, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।